नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और जिसमें मैंने आपको आपके सिलेबस उत्तराखंड की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं ग्रुप सी की, चाहे वो पटवारी हो, लेखपाल हो या फिर आपकी फॉरेस्ट गार्ड हो या कोई भी आपकी भर्ती हो जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है। हिंदी तो सब में कंपलसरी है, 20 नंबर की आपकी पूछी जाती है और मैं आपका सिलेबस भी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पे व्याकरण के कई टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो कल देख लीजिए आप ही। और आजकल हमारा NCERT का सीरीज़ चल रहा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज़ हमारा चल रहा है, 1 डे 1 टॉपिक, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, सेशन अगर पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको अपना आंसर लगाना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और अपनी एक कॉपी पेन ले लीजिए और अपने अनुसार अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल मैं आपको सीधे आंसर पर लिए चलती हूँ। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हस्तक्षेप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके आगे भी आएंगे आपके पेपरों में। अहेतुकी का शुद्ध रूप है। फिर से आपको एक वर्तनी दी गई है, आपको बताना है अहेतुकी कौन सा है। तो अहितकी नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बेतुकी भी नहीं होता, अभितुकी भी नहीं लिखते हैं। अहेतुकी में 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी मतलब एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी है। क्या इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, कौन सा आपका सही है, अपना आंसर लगाते जाइए। बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊपरी लिखित, ठीक है। ऊपरी लिखित यानी कि ऊपर लिखा गया, तो इसको आप इस तरह से समझिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। देखो, पूज्यनीय ऐसा नहीं लिखते हैं, बल्कि मैंने आपको बताया था पूजनीय लिखते हैं। आपके पास जॉ पूरा होता है तो पूजनीय ऐसा होता है, आप इसको भी नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास दिया हुआ है उज्जल। उज्जल नहीं होता है बल्कि उज्ज्वल होता है ना। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद परिपार्श्विक शब्द थोड़ा ठीक लग रहा है, देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। ज्योत्सना ऐसा नहीं लिखते हैं। ज्योत आधा तो आधा सौ ना, केवल यहाँ पे यो और नौ ही पूरा होता है, बाकी तीनों अक्षर आपके आधे होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योत्सना होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी चीज़ ये पता लगती है कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न लेकर आई हूँ, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और उसी आधार पर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। देखिए, कौन सी वर्तनी ठीक है। फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रचयिता, 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 रचयिता। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। फिर है अगला छठा प्रश्न है हमारा, यमुना शब्द का पर्यायवाची। अब आपको पर्यायवाची बताने हैं। यमुना का पर्याय, मैंने आपको पर्यायवाची बताए थे। यदि आपने अभी तक पर्यायवाची वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। 2 से 3 वीडियोज़ में मैंने आपको पर्यायवाची ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि कैसे आप अपने पर्यायवाची को याद रख सकते हो। तो देखिए, यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो बताइए कौन सा है यमुना शब्द का पर्यायवाची। तो पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। तो आपको बताना है, यहाँ पे एक ही है, अर्कजा। अर्क का मतलब होता है सूर्य और जा मतलब पुत्री, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था यमुना किसकी, सूर्य की पुत्री भी यमुना को कहा जाता है, यमुना नदी को। तो इसलिए इसको अर्कजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुष्कर तो आपको पता है तालाब का पर्यायवाची है और बाकी ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद है
7वां प्रश्न है हमारा यमुना का पर्यायवाची। फिर से आपको यमुना का मैंने बताया था ना, यमुना का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिए फिर से आ गया है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। तो बिल्कुल 7वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिंदी कहते हैं यमुना को। अब आपके पास एक ऑप्शन कालिंदिनी भी दे रखा है, तो कालिंदिनी नहीं होता है, ठीक है, कालिंदी होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखो भागीरथी तो हमने कहा था गंगा को कहते हैं, और यामिनी रात का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची अटवी, अवधि, अहि, मही क्या हो सकता है। बिल्कुल मही मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है। अहि जो होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और अवधि कहते हैं समुद्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और अटवी कहते हैं जंगल को, ठीक है। तो ये हो गए। और मही कहते हैं धरती को, ठीक। इसके बाद फिर से आपको धरती का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन आप बार बार ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेदिनी, इला, सरसी, अवनी। तो बिल्कुल यहाँ पे सरसी जो है ना वो धरती का पर्यायवाची नहीं है। मेदिनी भी धरती का है, इला भी कहते हैं, और अवनी भी धरती को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र। तो आपको पता है वैश्वानर आग का पर्यायवाची है। हम पर्यायवाची वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे, लेकिन इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं ना, उसको हम डिटेल से किसी वीडियो में पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको। तो अभी हम जान लेते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। देखो रग फड़कना का भावार्थ है, यानी कि इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। उत्साह भर जाना, रंगों में नहीं होगा, रगों में होगा, ठीक है। रगों में पीड़ा होना, कोई अपशकुन होना, कुछ धन मिलना। तो देखो अगर यहाँ पे होता अंग फड़कना, तो फिर आप क्या लिखते, फिर आप लिखते कोई अपशकुन होना है। जैसे हम कहते हैं ना आँख भड़क रही है या आँख फड़क रही है, तो हम फिर उसको कहते हैं अपशकुन होना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं रग फड़कना, तो रग फड़कना का मतलब होता है उत्साह भर जाना, है ना, एक्साइटेड होना जिसे हम कह सकते हैं। फिर है हुक्का भरना। हुक्का भरना का भावार्थ है, तो हुक्का भरना का भावार्थ क्या आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल सेवा करना, कहते हैं ना वो उसका हुक्का भरता रहता है, तो मतलब सेवा करना किसी की, है ना। फिर है निम्नलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। तो आपको 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। अटका, बनिया, देई, उधार। तो बिल्कुल आपका बनिया जो अपनी गरज पर ही सुनता है, क्या ये इसका सही होना चाहिए। बनिया परेशानी में भी उधार नहीं देता, बनिया उधार कभी कभी ही देता है, अपनी गरज पर दबना पड़ता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब अपनी कोई मजबूरी होती है ना, तो वहाँ पे जैसे मान लो हमने किसी से उधार लिया हुआ है, इसका आप इस तरह से समझ सकते हो। तो अगर हमने किसी का उधार लिया हुआ है और हम मान लो उसको उधार चुकाने में असमर्थ हैं, हमारे पास नहीं आ रहा है इतना धन कि हम उसका उधार दे पाएँ, तो हम अगर वो व्यक्ति हमसे मतलब कोई भी अपना काम करवाए, तो हमें मजबूरन यानी कि दब के रहना पड़ता है उसके सामने, और उस कार्य को करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अटका, बनिया, देई, उधार, यानी कि अपनी गरज में दबना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं उधार नहीं लेना चाहिए, है ना। फिर है 9 2 11 होना का भावार्थ है। तो 9 2 11 होना का भावार्थ ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। भाग जाना इसका अर्थ हो जाएगा, है ना। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या हो सकता है, बिल्कुल बताइए। ओके, ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनका अपने आपस में कोई मेल जोल हो, तालमेल हो। तो बेमेल चीज़ों का अगर सम्मिश्रण हो तो उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, है ना। फिर है 16वां प्रश्न है हमारा आज का। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, यानी कि हम जब तिलक लगाते हैं ना, तो उसके साथ कुछ कोई अनाज का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा होता है। क्या वो गेहूँ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या वो जौ होता है, नहीं होता है। उड़द भी नहीं होता है। अक्षत यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखता है। अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि अक्षत कहते किसे हैं, तो हम चावल प्रयोग करते हैं ना, तो अक्षत यानी कि चावल को ही अक्षत कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना।
जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो अंत्यज कहेंगे, ठीक है, अंडज भी नहीं कहेंगे। अंडज अगर होता अंडे से उत्पन्न तो उसे कहेंगे अंडज, ठीक है। शूद्र अछूत ऐसा कुछ नहीं है। अंत्यज उसे हम कहते हैं जो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, ठीक है, अंत्यज उसे कहते हैं। फिर वही शब्द आपसे पूछ रहा है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंडे से पैदा होने वाला तो ये अंडज हो जाएगा, है ना। किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला ये भी नहीं हो सकता है ना। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला ये भी नहीं है। इसका एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, यानी कि उस समय अगर हम जिस जाति को निम्न जाति मान रहे हैं उस जाति में अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसको कहते हैं अंत्यज, है ना। जिसका उपचार न हो सके के लिए शब्द है तो क्या हो सकता है, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता या जिसका उपचार ना हो सके तो उसके लिए कहेंगे असाध्य। कहते हैं ना असाध्य रोग है, यानी कि कोई ऐसा जो साधा नहीं जा रहा है, जिसका कोई साधन नहीं है, जिसको कोई, अब कई लोग साधनहीन कहेंगे, कई लोग दुस्साह्य कहेंगे। दुस्साह्य तब होता है जब कोई असहनीय रोग होता है ना, तो उसे दुस्साह्य कहेंगे। श्रम साध्य भी नहीं, जहाँ पे श्रम ज़्यादा लग रहा है उसे कहते हैं श्रम साध्य, है ना। तो ये तीनों नहीं होंगे, असाध्य हो जाएगा, है ना। फिर है आज का लास्ट प्रश्न हमारा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो क्या वो वीरांगना होती है, पुत्रवती होती है, वीर प्रसू होती है या वीर बहुरी होती है। तो बिल्कुल आपका एक ही है, प्रसू। मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू, है ना। तो इसको आप बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न दोस्तों। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। और देखिए इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और फिर आप सोचोगे कि काश हमने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता। तो पछतावा करने से तो अच्छा है कि आप अब लोग अभी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। तो ये था हमारा 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।